बालकों का स्वास्थ्य रक्षण कैसे करें। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि बालकों के स्वास्थ्य के बारे में पेरेंट्स बहुत ही हाई अलर्ट पे रहते हैं। क्योंकि बालक देश का भविष्य है और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को ही नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बालकों के स्वास्थ्य का रक्षण कैसे करें, उसका आहार कैसा हो, उनको इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, उनको फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कैसे उनकी बढ़ाए, इसके बारे में चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बालक का स्वास्थ्य रक्षण कैसे करें। तो दोस्तों, बालकों को इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया में दिया गया है, यूनिसेफ में भी इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को तो हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि बालक जो होते हैं ये देश का भविष्य होते हैं। बालक का आहार बड़ी सावधानी से करना चाहिए। आजकल के बाज़ार में तरह तरह के पाउडर बाज़ार में मिलते हैं, क्या वह देना ज़रूरी है? सब मेटल्स चटनी और रोटी खाने वाले बच्चों ने लाई है। फिर ये जो हम तरह तरह की इश्तेहार देखते हैं कि फलाना फलाना इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, फलाना फलाना मेक्स टॉलर स्ट्रॉन्गर एंड शार्पर, आई एम अ डैश डैश बॉय, आई एम अ डैश डैश गर्ल। ये जो हम इश्तेहार देखते हैं, तो ये बच्चे कहाँ हैं? इसलिए विज्ञानों पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, क्योंकि विज्ञापन से किसी को कुछ नहीं मिलता है। अपने भारतीय आहार को ही खाना चाहिए। ईट ओनली होम मेड फूड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये सब जानकारी देंगे। अगर ऐसा रहता कि पाउडर खिलाने से ही अगर बच्चे मेडल्स लाते हैं और टॉप रैंकिंग करते हैं, तो फिर जो गरीबों के बच्चे होते हैं जिनको ये पाउडर बचपन में खिलाई नहीं जाती, तो वो कैसे फिर मेडल्स लाते हैं, वो कैसे फिर फर्स्ट रैंक लाते हैं। तो इसका विवरण आज की वीडियो में हम देंगे। पहली बात सबसे कि हम अपने बच्चों को भारतीय जो सात्विक भोजन कहा गया है वही देना चाहिए, ना कि आजकल मिलने वाले जंक फूड, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, चाइनीज फूड आइटम्स और जो नॉनवेज होता है, ये तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इनसे बच्चों में रोग होते हैं, मोटापा, आलसपना, कुपोषण होता है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, और जैसे वो टीनेजर्स हो जाते हैं तो उनके चेहरे पर मुख दूषिकाएँ मतलब एक्ने और पिंपल्स का बढ़ जाता है। इसलिए ये जो फास्ट फूड, जंक फूड्स, इनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए और पेरेंट्स ने भी घर पर नहीं खाना चाहिए। ये सब विकृत आहार है, इनसे हमारे बच्चों को बचाना चाहिए। बाज़ार में जो पाउडर मिलते हैं उनमें जो मिनरल्स होती है, इनमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब होता है। यह सब चीज़ें हमारे भारतीय शुद्ध सात्विक आहार में मौजूद है, और इसमें अगर आप दुग्ध और गो घृत देंगे तो फिर क्या कहना। बच्चों को तो सभी तरह से फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होने के लिए काम में आता है। आजकल हम देखते हैं कि शहरों में जो चौपाटियाँ बनाई जाती है, वहाँ पे पानी पूरी, भेलपूरी, चाइनीज़, आइसक्रीम्स, इनकी हज़ारों दुकानें लग जाती है, और हर रोज़ शाम में हर शहर में ऐसी चौपाटियाँ चलती है, और वहाँ पे खाने वालों की, उन पेरेंट्स की और उनके बच्चों की कोई तादाद कम नहीं होती है। तो हम हमारे बच्चों को भी बड़े चाव से ये सब खिलाते हैं और इन गलत आदतों का शिकार बनाते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बालक का आहार 3 अवस्थाएं बताई गई है शास्त्र में: क्षीराद, क्षीरान्नाद और अन्नाद। क्षीराद जो होती है वो जन्म से लेकर 6 महीने तक होती है। क्षीरान्नाद मतलब दूध और उसको भोजन देना चाहिए, आहार देना चाहिए, तो ये 7 से 12 महीने तक होती है। और अन्नाद ये 12 महीने से आगे होती है। और बालक के आहार के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है मातृस्तन्य। तो महिलाओं ने मातृस्तन्य बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए। उसका इम्पोर्टेंस क्या है ये हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को, स्कूल में जाने वाले बच्चों को वड़ा पाव और समोसा, मैदे की बनी चीज़ें खाने की ये बहुत गलत आदतें लग गई है। ब्रेड में तो पोटेशियम बर्मानाइट, ये जो केमिकल होता है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये कार्सिनोजेनिक होता है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। इससे अतड़ियों का कैंसर होता है। अपने बच्चों को हम अनजाने में अपने ही हाथों से जहर दे रहे, तो उनको ब्रेड से बिल्कुल दूर रखना चाहिए, बेकरी प्रोडक्ट से दूर रखना चाहिए। सिंथेटिक डाइट से नेचुरल डाइट खिलाना चाहिए। शरीर में इसका एब्सॉर्प्शन कम होता है, पचने में जड़ होते हैं, बच्चों में इससे क्रोध पैदा होता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए हमें उनको शुद्ध सात्विक आहार की ही आदत डालनी चाहिए, उनको आध्यात्मिक वाचन की आदत डालनी चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए पेरेंट्स के साथ साथ हम बच्चों को भी होशियार करना चाहते हैं। तो इसमें बाल शास्त्र का महत्व बहुत ज़्यादा है। बालकों के शास्त्रों में लेहन और उसका महत्व बताया गया है। लेह शब्द जो होता है यह
उनकी संज्ञा और क्रिया दोनों का ही अर्थ प्रयुक्त होता है। संज्ञा के रूप में इसका अर्थ होता है चाटकर खाना, चाटकर खाने योग्य होता है, और क्रिया के रूप में इसका होता है चखना या चाटना, लेहन। तो लेह से ही लेहन शब्द पैदा हुआ है, और अवलेह शब्द भी लेहन से ही बना हुआ है। लेहन का भी अर्थ चाटना ही होता है। जिस प्रकार आजकल नवजात शिशुओं को जन्मगुटियों का प्रयोग कराया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में उन्हें मधु और घृत से सम्मिश्रित कुछ औषधीय द्रव्य चटाने की परंपरा थी। जो पदार्थ आयु एवं मेधावर्धक और बच्चों के स्वास्थ्य रक्षण के होते थे। काश्यप संहिता में लेहन शब्द इसी संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। उसमें सुवर्ण जल, सुवर्ण प्राशन ये दिया जाता था। सुवर्ण जल और सुवर्ण प्राशन श्रुतधर होता है, मतलब बच्चा जो सुनता है वो पूरे जन्म तक याद रखता है, तो ऐसा श्रुतधर हो जाता है। लेहनीय द्रव्य में सबसे महत्वपूर्ण सुवर्ण ही बताया गया है। काश्यप, सुश्रुत और रुद्र वाग्भट तीनों ने अपनी संहिता में जात कर्म के समय संस्कार के अंतर्गत स्वर्ण प्राशन का विधान किया है। उन्हें कहा है विघृष्यम धौते ऋषि प्रांगमुखी लघुनाम अंबुनाम आमथ्य मधुसर्पिभ्या लेहेत कणकम शिशुम। तो ऐसा कश्यप जी ने उनके कश्यप संहिता में कहा है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके धोए हुए पत्थर पर थोड़ा सा जल डालकर उस पर स्वर्ण घिस ले और उसमें असमान मात्रा में मधु या घृत मिलाकर शिशु को चटाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। स्वर्ण प्राशन जो होता है ये मेधावर्धक होता है, अग्नि और बल को बढ़ाने वाला होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, कल्याणकारक होता है, पुण्यकारक होता है, वृक्ष होता है, शरीर के वर्ण को ठीक करने वाला होता है तथा ग्रह बाधाओं को दूर करने वाला होता है। इसलिए पुराने के ज़माने में सुवर्ण लेहन करने का और स्वर्ण प्राशन करने के परंपरा थी। और आजकल भी हम देखते हैं कि बहुत सारे वैद्यगण स्वर्ण प्राशन और हमारी आयुष मिनिस्ट्री भी स्वर्ण प्राशन का योग बच्चों को आजकल दे रही है। बाल रक्षा किट से हम बच्चों का स्वास्थ्य सुधार रहे हैं। इससे बालक 1 महीने के अंदर ही मेधायुक्त हो जाता है, वह व्याधियों से आक्रांत नहीं होता है। 6 महीने के अंदर श्रुतधर अर्थात सुनी हुई बात को वो स्मरण रखने वाला हो जाता है। उसमें उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। स्वर्ण प्राशन के अतिरिक्त कश्यप संहिता में और कुछ अन्य योग बताए गए, अन्य वनौषधियाँ बताई गई, जिसमें कि ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, त्रिफला, चित्रक, वचा, सौफ, शतावर, दंती, नागबला और निषोध, इनमें से किसी भी का भी एक को मधु और घृत के साथ में चटाने के लिए, लेहन करने के लिए आचार्य कश्यप जी ने कहा है। ये बहुत ही मेधावर्धक होता है। अन्य संहिताओं में जात कर्म के अंतर्गत स्वर्ण प्राशन को मात्र 1 दिन या फिर जब तक माता का दूध नहीं उतरता है, मतलब 3 से 4 दिन तक स्वर्ण प्राशन करने का विधान कहा गया है। पर कश्यप संहिता में जिस ढंग से लेहनों का उल्लेख किया गया है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्हें कम से कम शैशवावस्था तक अवश्य देते रहना चाहिए। न केवल यह स्वर्ण प्राशन या फिर यह योग बालकों को रोगों से रक्षा करते हैं, बल्कि उनको प्रत्युत स्वास्थ्य संवर्धन में भी सहायक होते हैं। सम्यक रूप से लेहित बालकों में वृद्धि और विकास की क्रिया सामान्य रूप से घटित होती हुई हमें दिखाई देती है। वे कुपोषण जनित रोगों से शिकार नहीं होते हैं। उनमें बुद्धि, मेधा, बल और आयु की वृद्धि होती हुई हमें दिखाई देती है। अच्छी शिक्षा वो ले पाते हैं। मुर्गी का अंडा रोज देना चाहिए। कुछ तत्व अच्छे हैं और ज़्यादा जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, ऐसे मुर्गी के अंडे में जो तत्व है, इसलिए मुर्गी का अंडा रोज खिलाना चाहिए। अगर वो बॉयल्ड एग देते हैं तो अच्छी बात है। मुर्गी का अंडा भी अगर वो देसी मुर्गी का हो तो क्या कहना। पहले के ज़माने में थोड़ी ऐसे सिंथेटिक पाउडर बाज़ार में मिलती थी, फिर भी बच्चे तंदुरुस्त होते थे। दिखाव पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। रोज़ 1 बॉयल अंडा या फिर आमलेट और हल्दी वाला गोघृत अगर आप आपके बच्चों को दूध नाश्ते में देते हैं तो फिर क्या कहना है। तो आजकल हम देखते हैं कि यूरोप में और पाश्चात्य देशों में कुरकुमिन लाटी नाम की एक प्रथा शुरू हो गई है। मतलब ये हल्दी का ही दूध है, बाकी और कुछ नहीं है। तो वो लोग हमारा आचरण कर रहे हैं और हम उनका आचरण कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। और ये इन सब के पीछे है अंग्रेज आए और अपने देश का पूरा कबाड़ा करके चले गए। आज भी विचारों से हम उनके ही गुलाम हैं। आज भी वैचारिक परतंत्र है हमारे बीच में कि हम हमारे शास्त्रों की विचारधाराओं को छोड़कर उनका हम अनुकरण कर रहे हैं, और वो लोग हमारे वेदों को, हमारी संस्कृति को आचरण में ले रहे हैं। कौमार वृत्ति का महत्व एवं उपयोगिता क्या है। तो कौमार वृत्ति के महत्व में प्रकाश डाल आचार्य कश्यप जी ने कहा है कि कौमार वृत्ति अष्टानाम तंत्राणाम आद्यम उच्यते आयुर्वेदस्य महतो देवानाम इव हव्यपः अनेन ही संवर्धितेम इतरे चिकित्सितम बालस्य हृदयम औषधम अन्यम प्रमाणमणि उपक्रमो अन्य च विशेषतः।
तो ऐसा कश्यप संहिता के विमान स्थान में शिशुपक्रमणीय अध्याय में आचार्य कश्यप ने इनका वर्णन किया है। अर्थात कौमार वृत्ति मतलब बाल शास्त्र, इनका आयुर्वेद के 8 अंगों में उन्होंने वर्णन किया है। इसका आयुर्वेद में वही महत्वपूर्ण स्थान है जो देवताओं में अग्नि का महत्व है। मतलब आयुर्वेद के अष्टांगों में बाल शास्त्र का जो कौमार वृत्ति का जो महत्व है, जो देवताओं में अग्नि देवता का महत्व है। जिस प्रकार अन्य देवताओं के होते हुए भी बिना अग्नि के यज्ञ पूर्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार कौमार वृत्ति के बिना आयुर्वेद के अन्य अंगों का आधार ही तैयार नहीं हो सकता है। बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। इस अवस्था में जो नींव रखी जाती है वह बराबर बनी रहती है। गर्भावस्था से लेकर 16 साल की उम्र तक उसमें निरंतर वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया चलती रहती है। शारीरिक और मानसिक विकार प्रायः समांतर गति से आगे बढ़ते रहते हैं। उनकी रोग निरोधक शक्ति जो होती है, इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाता है। वृद्धि और विकास के विभिन्न स्तरों से उसके अनुचित ही भोजन हमें बच्चों को देना चाहिए। खेलने का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। उसके बौद्धिक और संवेगात्मक विकास की विभिन्न पक्षों की और ठीक से ध्यान देना चाहिए। और आजकल तो हम देखते हैं कि बच्चे लैपटॉप और मोबाइल लेकर उसमें गेम खेलते रहते हैं, तो वो अपने, ये उनका नहीं, ये पेरेंट्स का दोष है कि हमने उनको उसके लिए एडिक्ट बना दिया है। मानसिक द्वंद्व एवं विकृत संवेगों से उनकी रक्षा की जाती है। प्रज्ञापराध से बचाया जा सकता है। सद्वृत्त का पालन कराया जा सकता है। समग्र आवश्यक संस्कारों तथा यथाविधि यथा समय संपादित कराया जाता है। जो निश्चित ही एक बालक एक स्वस्थ नागरिक के रूप में हम विकसित होता हुए उसे देख सकते हैं। वह जीवन के सभी क्षेत्रों में यथोचित सफलता प्राप्त करता है। कौमार वृत्ति संबंध जीवन के इसी निर्माण काल से है। बालक के शारीरिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान देता है। इस अवस्था विशेष में विभिन्न स्तरों पर होने वाले रोगों और उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करता है। यदि बालकों का लालन पालन, उनकी देखरेख और तथा चिकित्सा व्यवस्था कौमार वृत्ति में बतलाए गए नियमों के अनुरूप की जाए तो निश्चित ही बालक सुखायु होती है। वह एक स्वस्थ और सुखी प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। हर बालक अपने वंशानुसार, हेरिडिटी के अनुसार भिन्न होता है। इन्वायरमेंट के अनुसार वो बदलता रहता है और विकसित होता रहता है। बालक वंश परंपरागत और परिवेश के घात प्रतिघात इंटरएक्शन स्वरूप ही विकसित होता रहता है। वंशानुसार और परिवेश की भिन्नताएं उसके व्यक्तित्व में बदल हमें दिखाती है। शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में भिन्नता उत्पन्न कर देती है। व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से ही हर बालक उसके एक दूसरे से भिन्न होता है। ऐसा हम अक्सर आम जिंदगी में देखते हैं। ये भिन्नताएं उनके व्यक्तित्व न केवल उसकी आकृति में बल्कि उसके बौद्धिक विकास में भी दिखाई देती है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बाल्यावस्था में कफ प्रधानता होती है। अतः इस अवस्था में कफज और कफ की प्रधानता वाले रोगों से वो पीड़ित होने की अधिक संभावनाएं रहती है। आयुर्वेद की दृष्टिकोण से बाल्यावस्था में कफ की प्रधानता होती है। अतः इस अवस्था में उन्हें कफज या कफ की प्रधानता वाले रोगों से पीड़ित होने की अधिक संभावना होती है। दुर्घटनाएं भी इस अवस्था में ही होती रहती है। निदान के मामले में भी बालक प्रौढ़ से भिन्न होते हैं। प्रौढ़ अपने बीमारी, अपने लक्षण ठीक तरीके से बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बालक अपने लक्षण ठीक तरीके से बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बाल शास्त्र भी एक विशेष होता है और बाल चिकित्सकों की ये विशेष खासियत होती है कि वो न लक्षणों पर बल्कि साइंस पर ही वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। प्राय चिकित्सा के पास जाते हुए बच्चे डरते रहते हैं। अक्सर जल्दी अपने अंग प्रत्यंगों का प्रदर्शन करने के लिए, परीक्षण के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। इसलिए उनके रोगों के निदान में और उनके प्रति व्यवहार अधिक सावधानी से चिकित्सक को बरतना चाहिए और सतर्कता रखनी चाहिए। उनके लिए अलग ढंग से और अनेक विधि जो बताई गई है वो अपनानी चाहिए। क्षीरप अवस्था वह अवस्था है जबकि बालक केवल दूध और विशेषकर माता के दूध पर आश्रित रहता है। दूध की महिमा, माँ के मातृस्तन्य की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य कश्यप ने कहा है, यथा सर्वौषधि सारम क्षीरोदय मथिते पुरा संभूतम अमृतम दिव्यम अमरा एन देवता तथा सर्वौषधि सारम गवादीनाम तु कुक्षिषु क्षीरम उत्पद्यते तस्मात् कारणाद अमृतोपमम जरायुजानाम भूतानाम विशेषणम तो जीवनम क्षीरसात्म्यम ही बलानाम जीवनाम उच्यते। ऐसा आचार्य कश्यप ने उनके खिलस्तान में कहा है। प्राचीन काल में जिस प्रकार क्षीर समुद्र से मंथन से औषधियों का सार अमृत निकला था, उसे पीकर देवताएं अमर हो गए थे, उसी प्रकार सब औषधियों का सार रूप बनकर गाय आदि स्तनपायी जीवों के स्तनों से बाहर आता रहता है। उसी प्रकार सब वनौषधियों को खाकर ये गाय आदि जो प्राणी होते हैं वो उनका सत्व
दूध के रूप में हमें देते रहते हैं, अतः वह भी अमृत के समान गुणकारी होता है। मनुष्य, पशु आदि जरायु प्राणी के लिए दूध विशेष रूप से जीवन ही माना गया है। छोटे शिशुओं के लिए तो निश्चित रूप से ही दूध साथ में होता है, वह उनकी प्रकृति से पूर्णतः मेल खाता है, इसलिए हम बच्चों को ज़्यादातर दूध ही देते हैं, वही उनके लिए जीवन प्राण होता है। बालक के लिए माता का दूध क्या मायने रखता है, तो बालक के लिए माता का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है। अतः यह स्वभावतः माता की स्तन्य ग्रंथियों से बालक के लिए जो ये उत्पन्न होता रहता है। शास्त्रों में इनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। उदाहरणार्थ, नार्यास्तु मधुरम स्तन्यम कशान अनुरसम महिमम स्निग्ध स्थैर्यकरम शीतम चक्षुष बलम वर्धनम, ऐसा आचार्य सुश्रुति ने सूत्रस्थान में कहा है। अर्थात माता का दूध मधुर होता है, कषाय रस वाला होता है, गुरु स्निग्ध स्थिरतादायक होता है, शीत वीर्य वाला होता है, नेत्रों के लिए हितकारी होता है और बलवर्धक होता है। जीवनम ब्रूहणम साम्यम स्नेहनम मानुषम पयः नावनम रक्तपित्ते च तर्पणम च अक्षिशूलिनाम। अर्थात माता का दूध जीवनीय है, ब्रूहणीय है, साथ में होता है स्निग्ध और रक्तपित्त में नस्योपयोगी एवं नेत्र रोगों में आच्युतन करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। मानुषम वाता पित्ता सुर्ग भी आघाता अक्षी रोग जीता, अष्टांग हृदय संग्रह में कहा है माता का दूध वातहारी होता है, पित्तहारी और रक्त दोषहारी होता है। अभिघातजन्य तथा नेत्र रोगों में यह तुरंत लाभ पहुंचाने वाला होता है। स्तनपान से न केवल बालक की क्षुधा तृप्ति होती है, बल्कि इससे बालक और माता दोनों में एक अपूर्व संवेदनात्मक संतोष, जिसे हम इमोशनल सेटिस्फैक्शन कहते हैं, ये दोनों को प्राप्त होता रहता है। बच्चे को दूध पिलाने में माता को जो अपूर्व आनंद मिलता है, उसका वर्णन केवल माता ही कर सकती है। माता का दूध स्वच्छ और कीटाणु रहित होता है। हमारा देश एक उष्णबंधीय देश है। यहाँ नवजात शिशु प्रायः अतिसार, प्रवाहिका, वमन आदि रोगों से पीड़ित होते हैं। ये सभी संक्रमणजन्य रोग होते हैं। जिन बच्चों में ऊपर का दूध पिलाया जाता है, वे प्राय इन रोगों का अधिक शिकार होते हुए हमें दिखाई देता है। बोतल का दूध पिलाने पर बोतल कितनी भी साफ कर ले, दूध बनाने के आदि में कितनी भी सावधानी क्यों ना बरत ले, फिर भी संक्रमण की संभावनाएं बनी रहती है। लेकिन माता का दूध जो स्तनों से सीधा बालक ग्रहण करता है, इसमें कोई संक्रमण होने की संभावनाएं नहीं होती है। माता का दूध पचने के लिए भी हल्का होता है। इसमें चिकनाई मात्रा प्राय उतनी ही होती है जितनी बालक को जरूरी होती है। माता के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन लैक्टोअल्ब्यूमिन, गाय या भैंस के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कैसिन के अपेक्षा शीघ्र ही पच जाती है। यहाँ तक कि अपक्व बाल जो होते हैं, मतलब प्री मैच्योर बेबीज, ये भी आसानी से माता का दूध पचा लेते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी माता का दूध अन्य दूध से कई अधिक लाभकारी है। डीपी का दूध प्रायः महंगा और गरीब आदमियों के बस के बाहर होता है। शहरों में गाय भैंस ये इनका दूध मिलना तो बहुत ही दुर्लभ हो गया है, वह भी साधारण आदमी के पहुंच से बाहर हो गया है आजकल। लेकिन माता का दूध बिना मोल दिए प्राप्त हो सकता है। सुविधा की दृष्टि से भी देखें तो इसमें कोई झंझट नहीं होता है। बालक जब भी भूखा होता है, माता उसे सही ढंग से दूध संहिता क्रम से उसे प्राप्त हो जाता है। कहीं सफर में जाना हो या कहीं भी जाना हो तो कोई परेशानी नहीं आती है। इसमें गर्भनिरोध में भी सहायता मिलती है। माता जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें गर्भधारण की संभावनाएं प्रायः नहीं रहती है। इस परंपरागत विश्वास की आधुनिक आयुर्विज्ञान की खोजों ने भी पुष्टि कर चुके हैं कि मातृस्तन्य जब माता दूध पिलाती है तो वो गर्भनिरोध का भी काम होता रहता है। कुछ माताएं इस भ्रम का भी शिकार होती है कि बच्चे को दूध पिलाने से उनके स्वास्थ्य और खूबसूरती पर प्रतिकूल असर पड़ता है, स्तन ढल जाएंगे आदि वगैरह वगैरह, इन गलतफहमी का वो शिकार बनते हैं। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। इस बीच में जो भी परिवर्तन होते हैं वे प्रायः अति भोजन, निष्क्रियता और गर्भधारण के कारण ही होते हैं। वे बच्चों को दूध पिलाए या न पिलाए, उनके स्तनों के ऊतकों में ये परिवर्तन होना तय है, इसलिए वो ढलते ही जाते हैं। ये बच्चे को पिलाने से नहीं ढलते, ये माताओं ने ध्यान में रखना चाहिए। इन्हें वे अन्य उपायों से सुधार सकती है। लेकिन स्तनपान कराने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे बढ़े हुए गर्भाशय का सिकुड़कर अपनी वास्तविक स्थिति में वो गर्भाशय आ जाता है। पहले 3 दिनों तक स्तनों में जो पिता तरल स्रवित होने वाला द्रव होता है, जिसे हम मोरट कहते हैं या पीयूष कहते हैं, मॉडर्न साइंस में उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, इसकी संज्ञा दी गई है। तो उसके बारे में आचार्य डल्हन जी कहते हैं कि मोरटम गौ नवे क्षीरम प्रसूति दिनम आरभ्यम सप्ताहात परतो यावत प्रश्नताम न गच्छति तावन मोरटम इति उच्यते इति डल्हनः। तो क्षीरम सद्या प्रसूतायाम पीयूषम इति संज्ञितिम। आयुर्वेद में पीयूष को गुरु और कफकारक माना है। आधुनिक आयुर्विज्ञान बच्चों को पीयूष पान कराने का समर्थन करता है। इस अवस्था में स्तनपान कराने से न केवल दूध
उतरने में सुविधा होती है, बल्कि पीयूष के कुछ ऐसे आवश्यक तत्व भी पाए जाते हैं जिनकी शुरू में बच्चे की कमी होती है, वो भर जाती है। ये तत्व उनके संक्रमणों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। भैंस के दूध के बारे में हम कहेंगे कि भैंस का दूध कृमि, कीटक और पतंगों से भरे नाना प्रकार के हीन और चारों का सेवन करती रहती है। कीचड़ भरे गड्ढों में या जलाशयों में वो बैठती रहे, लेटती रहती है, इसलिए उनका दूध गाय और बकरी के दूध की अपेक्षा हीन गुण वाला होता है, दुष्पाच्य होता है। उनके दूध की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए आचार्य कहा है कि महाभिषंधि मधुरम माहिषम वन्नी नाशनम निद्राग्रम शीतग्रम गव्यात स्निग्धितरम गुरु। मतलब जो माहिष का दूध होता है, भैंस का दूध होता है, वो मधुर होता है, अग्नि का नाश करता है, निद्राकर होता है, शीत वीर्य होता है। महिषिणाम गुरुतरम गव्याच्छितरम पयहा स्नेहा नीनम निद्राय हितम अत्ते अग्नेयच। ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। भैंस का दूध गाय के दूध से भारी होता है, अधिक ठंडा होता है, अधिक स्निग्ध होता है, मधुर होता है। यह महाअभिसंधि होता है, जिसकी अग्नि तीव्र हो वही उसे पचा सकता है। यह आलस्य और निद्राकारक होता है, इसलिए स्टूडेंट्स ने भैंस का दूध टालना चाहिए और हो सके तो गाय का ही दूध पीना चाहिए, जो पचने में भी हल्का होता है और मेधावर्धक होता है, पुष्टिदायक होता है, रुष्यकर होता है, वीर्यवर्धक होता है। तो दोस्तों, ये था बालकों का स्वास्थ्य रक्षण कैसे करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी आप आपके परिवारों के साथ में, आपके हितचिंतकों के साथ में जरूर शेयर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।